अगर हम यूक्रेन के फ्लैग को देखें ध्यान से तो उसमें 2 शेड्स हैं। जो ऊपर का शेड है ब्लू कलर, वो डिनोट करता है कि वो एक आसमान है, एंड जो नीचे का शेड है वो डिनोट करता है कि वो हरे भरे गेहूं की फसलें हैं, स्पेशली इन गोल्ड कलर। एंड ये एक सिंबलिज्म है यूक्रेन की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जो यूक्रेन है वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है, स्पेशली वीट का। एंड उसको एक निकनेम भी दिया गया है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। सो हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो लड़ाई चल रही है ना यूक्रेन की और रशिया की, तो उसमें एक नया मोड आ गया है। स्पेशली जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक नई टर्म ऑफर करी है रेयर अर्थ को लेके, स्पेशली अमेरिका को। तो ये इस वॉर को कैसे इम्पैक्ट करेगा, एंड ये वॉर और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है इस स्टेप के बाद से। तो आज की वीडियो में हम ये एग्जैक्टली पूरी डिटेल में जानेंगे कि हो क्या रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर हम यूक्रेन की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यूक्रेन पास्ट में बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्परस कंट्री रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लेन मैदान है, एंड वहाँ पे स्पेशली जो एग्रीकल्चर है वो करना आसान होता है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। सो जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ है वो काफ़ी डिपेंडेंट रहती है यूक्रेन के ऊपर। एंड ये एक वन रीज़न नहीं है स्पेशली, तो जो उसका जो सेकंड रीज़न जो उसको इम्पोर्टेंट बनाता है वो है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सो जो यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है वो यूरोप को रशिया के साथ जोड़ता है, एंड यूरोप को एशिया के साथ भी जोड़ता है, एंड उसका जो एक्सेस है ब्लैक सी का वो मेडिटेरियन सी के थ्रू भी होकर जाता है। सो जितनी भी वो प्रोडक्शन करते हैं गैसेस की, ऑयल्स की, एंड अगर वीट की भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो यूक्रेन वो इंपोर्ट्स के थ्रू भेजता है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इसी ये उसकी स्ट्रेंथ का भी काम करता है। बट कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो एक वीकनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है, एंड यही चीज़ रशिया ने भी देखी। सो बेसिकली गाइस, जो रशिया है वो है तो बहुत बड़ा कंट्री है, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, बट इट इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड इतना बड़े कंट्री होने के बाद भी उनको एक तरह से कह लीजिए कि एक शापित कंट्री है, क्योंकि जो जितने भी उनके पोर्ट्स होते हैं वो सर्दियों में जम जाते हैं, एंड उनके पास वार्म पोर्ट्स नहीं होते कि जो पूरे साल भर ओपन रहते हैं। स्पेशली अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जाए अमेरिका हो गया, या इंडिया हो गया, या चाइना हो गया, तो हमारे पास एक्सेस रहता है सी का, एंड सी रूट से हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी कनेक्टिविटी, अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। बट ये प्रिविलेज रशिया के पास अब नहीं है इस टाइम पे। सो 1991 से पहले जब यूक्रेन रशिया का पार्ट था उस टाइम पे, तब उनके पास एक्सेस था, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो 11 भागों में टूट गया, एंड जो यूक्रेन है वो उसके हाथ से चले गया। बट जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो आज भी रशिया को याद थी, एंड ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया का पार्ट है उसको कब्जा लिया। इससे काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट होगी, एंड ये जो कल्मिनेट हुआ 2022 में जाके कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया फुल फ्लेज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, एंड जिससे जो लड़ाई है अभी तक 2025 में चल रही है। तो देखिए, लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, कोई भी वॉर अगर स्टार्ट करनी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। ऑल द वॉर को स्टार्ट करना तो आसान होता है, बट उसको सस्टेन करना, उसको आगे तक ले जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड जो वॉर है वो स्पेशली जो पैसा होता है, मनी होता है किसी भी कंट्री का, वो पानी की तरह पीता है। एंड ऐसे ही कुछ हो रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर में। ऑल दो स्टार्टिंग में जो रशिया उसको थोड़ी बढ़त तो मिली थी, बट जितना जितना वो आगे गया उतनी उसकी जो सप्लाई लाइन है, पीछे की लॉजिस्टिक्स था, वो खिंचता चले गया। एंड ये जो एक स्ट्रेंथ थी जो रशिया के साथ काम करती थी, स्पेशली अगर हम नेपोलियन की टाइम की बात करें या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात करें, वही अब उनके अगेंस्ट भी काम कर रही है। वो जितना आगे गए उतना पीछे पीछे उनका जो सप्लाईज है वो काफ़ी कम होता चला गया, एंड ये जो क्या है, ये एक चोक पॉइंट बन गया। फिर इसमें एंट्री होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, स्पेशली अमेरिका, जर्मनी, एंड जितने भी अदर अलाइड कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली अमेरिका ने अपनी जो ब्राइडली अपनी ट्रूप ट्रांसपोर्ट है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पे सैनिकों को ले जाया जा सकता है बख्तरबंद गाड़ियों में, वो ऑफ़र करा। एंड उसके बाद जो अपना मिसाइल्स है, अपने आर्टिलरीज है, अपने शेल्स है, वो ऑफ़र करे। इससे क्या हुआ, वो एक स्टेलमेंट आ गया। सो जो यूक्रेन जो इतनी छोटी कंट्री थी, एंड सारे सोच रहे थे कि रशिया उसको एक बार में दबा देगा, तो उसने धीरे धीरे पासा पलटना स्टार्ट कर दिया, एंड वॉर धीरे धीरे रुक गई। फिर क्या होता है, जो रशिया है उसको भी समझ आ गया कि उसको भी अपने एलाइज की नीड है, एंड उसने भी नॉर्थ कोरिया, उनसे भी अपने स्पेशल फोर्सेस है उनको डिस्गाइज करके अपने कंट्री में लड़वाने के लिए भेजा। एंड अदर जो डिसकंटेंट कंट्री है, स्पेशली सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, एंड अपना चाइना हो गया, वहाँ से भी धीरे धीरे एड लेनी स्टार्ट कर दी। सो उससे क्या हुआ, दोनों साइड अपनी रिसोर्सेज को झोंक रही है, अपने इंसानों को झोंक रही है, अपने वॉर एफर्ट्स को झोंक रही है। इससे एक स्टेलमेट आ गया,
तो उसमें जो सफ़र कर रहे हैं वो अल्टीमेटली यूक्रेन के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इसी के बीच में होता है यूएस गवर्नमेंट। सो देखिए, अगर जब हम पिछली यूएस गवर्नमेंट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन की, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी पूरी गवर्नमेंट को चलाता है। तो जनरली उसके अंडर बहुत सारी जो कंपनीज होती है जो स्पॉन्सर करती है उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, स्पेशली जो मटेरियल बनाती है वॉर की, जैसे बोइंग हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गया, एक्लर एंड कोच हो गया, और XYZ जितनी भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो उनको पूरा सपोर्ट था जो बाइडेन का। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि जो यूक्रेन की लड़ाई है वो एक टेस्ट बेड है, चेक करने के लिए जो उनके वेपन्स है वो काम कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं। एंड एंड में वो एक तरह का ब्रांडिंग का काम करते हैं कि येस दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड इन वॉर, एंड वो अपने बाकी जो क्लाइंटेल्स हैं उनको ऑफर कर सकते हैं एट अ वेरी हायर रेट। बट ये जो कंडीशन थी, ये जो अरेंजमेंट था, ये आधे अमेरिकन को सूट नहीं करा, बिकॉज अमेरिका में जो कुछ सिटीजन्स थे, स्पेशली जो उनके लॉ इन्फोर्समेंट में थे, आर्मी में थे, स्पेशल फोर्सेस में थे, वो भी अपने वॉलंटरी तरीके से अपने हथियार चक के यूक्रेन में जाके लड़ने लग गए। फिर प्रॉब्लम आती है कि जब वो कैप्चर हो जाते हैं तो दिक्कत आती है कि उनको कैसे ट्रीट करा जाए, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ सिटीजन ऑफ यूक्रेन, और एज सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया एंड दोनों तरफ से इमोशंस काफ़ी हाई हो गए। तो ये जब सारी चीज़ें देखते हुए जो वहाँ पे जो पॉपुलर ओपिनियन था वो ये था कि यार हम फालतू में अपना ना पैसा बर्बाद कर रहे हैं एड दे दे के। एंड ये बात नहीं है कि हमने इतनी एड प्रोवाइड कर दी है कि अमेरिका में ही जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं उसकी भी जो है वो भारी कमी हो गई थी। वो इतनी भारी कमी हो गई थी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनको आराम से 1 या 1.5 साल लग जाएगा पूरे अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश करने के लिए। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि हर एक दिन हज़ारों गोले इस्तेमाल करे जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में। सो यहाँ पे पिक्चर में आता है डोनाल्ड ट्रंप, एंड वो अपना पॉपुलर ओपिनियन देते हैं कि हम इस यूजलेस वॉर से निकलने वाले हैं। एंड वो डिमांड करते हैं कि यूक्रेन हमें बल्कि उल्टा पे करे कि हम वहाँ पे अपना मटेरियल भेज रहे हैं। एंड इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट यूक्रेन को ही फ़ायदा हुआ जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कवर करा था कि वॉर नीड्स मनी, एंड स्पेशली जो यूक्रेन की स्ट्रेंथ थी, इसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, उनकी जो एक्सपोर्ट ऑफ गैस थी, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल था, वो सारा रुक चुका है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे यूक्रेन के पास कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, क्योंकि वो खुद बिजी है रशिया के साथ लड़ाई में। तो गैस पिक्चर में एंट्री होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। सो क्या हुआ, जब 1991 से पहले जब यूक्रेन रशिया का पार्ट होता था उस टाइम पे, फुल फॉर्म था USSR उस टाइम पे, तो क्या हुआ, वहाँ पे सीक्रेटली सर्वे करा गया एंड ये बताया गया कि यूक्रेन इज़ ब्लेस्ड विथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एंड इस रिपोर्ट को ना छुपा दिया गया। किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स अवेलेबल है। बट क्या हुआ, जैसे आज़ादी मिली 1991 के बाद, तो वहाँ पे थोड़े सर्वे वगैरह हुए, तो वहाँ पे पता लगा कि यस यहाँ पे काफ़ी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। सो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट एग्जैक्टली है क्या। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ 17 एलिमेंट्स। ये 17 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं। रेयर उनको इस चीज़ के लिए नहीं बनाया जाता कि उनको देखना या निकालना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, बट जो उनकी एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मुझे 1 किलो अगर कॉपर चाहिए होता है, तो मुझे एटलीस्ट 100 किलो जो उसका और होता है जिससे वो निकलता है, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसमें XYZ जितने भी सेपरेशन होती है तो वो करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 किलो कॉपर मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में नियोडिमियम को हम ले लेते हैं, नियोडिमियम मैग्नेट्स जिनसे मैग्नेट बनते हैं, तो उसके जो कंसनट्रेशन होती है वो 0.1% होती है। मतलब 1% भी नहीं, 0.1%, उसका भी 10 गुना कम। सो अगर मान लीजिए अगर मैं 100 किलो ओर को अगर प्रोसेस करूँगा तो मुझे 1 किलो नहीं बल्कि मुझे 100 ग्राम ही नियोडिमियम मिलेगा। एंड उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एंड उससे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। सो बेसिकली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, स्पेशली जिन कंट्रीज़ के गोल्स है सस्टेनेबिलिटी को लेके, या वो EV की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर वो विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो जैसे कि इस मेटल में हमने एग्जांपल लिया था नियोडिमियम का, तो ये एक बहुत ही स्पेशल मेटल है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल जो मोटर्स होती है, कार की मोटर्स होती है, एंड जिसमें जो मैग्नेट्स का इस्तेमाल करा जाता है, अगर हम उसके कंपेयर करा जाए नियोडिमियम के मुकाबले, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है, वो स्पेस भी ज़्यादा लेता है, एंड वो काफ़ी कम स्ट्रॉन्ग होता है नियोडिमियम के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड जो नियोडिमियम होता है वो सारी जो जितनी भी कमी है उसको पूरा ख़त्म कर देता है, वो स्पेस भी कम लेता है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है,
उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है अगर हम उसको कार में ईवीज़ में इस्तेमाल करें या उसको टरबाइन में इस्तेमाल करें। सो ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में भी रहता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद जो एलन मस्क है वो भी उनकी अंडर काम कर रही है इस टाइम पे। एंड उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, वो भी यस एग्जैक्टली इसी चीज़ पे नज़र है। सो वो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो अपनी वॉर को रेयर अर्थ एलिमेंट से फंड कर सकते हैं। ऑन द वन हैंड वो अमेरिका से वेपन्स मांग सकते हैं, तरह तरह के एड मांग सकते हैं, और बदले में वो उनको रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो वहाँ की कंपनीज है उनको फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली वी आर बैक ऑन टू द स्क्वायर वन कि जिस रीज़न से जो बाइडन को हटाया गया था, कहीं ना कहीं ऐसा कोई ट्विस्टेड रीज़न है जो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गाइज इन माई ओपिनियन ये कोई नया केस नहीं है। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए, स्पेशली प्रेजेंट में भी जाए, तो एक टर्म है जिसका आपने भी नाम सुना होगा, वो है ब्लड डायमंड्स का। सो ब्लड डायमंड्स आर नथिंग बट अगर हम अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे जितने भी स्पेशली जो काफ़ी पुअर कंट्रीज़ है, दे आर ब्लेस्ड विथ मिनरल्स, डायमंड्स, गोल्ड। बट वहाँ पे ना कि प्रॉपर गवर्नमेंट बनती है, ना ही वहाँ पे प्रॉपर मतलब एक तरह से सरकार बैठती है, ना वहाँ पे रोड्स है, ना वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे बस लड़ाइयाँ चलती रहती है। सो इन लड़ाई का जो रीज़न है वो भी यही है, जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स होते हैं वो अपने आप को ऑल्दो एज अ पोर्ट्रे करते हैं कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड वो अपना नाम भी देते रहते हैं, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक एंड दैट रिपब्लिक एंड पीपल्स चॉइस। बट वो क्या करते हैं कि जो अपनी फंडिंग है वॉर को, वो इन्हीं जो डायमंड्स होते हैं उनको लीगली निकालता है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू सीक्रेट रिपोर्ट्स वो उनको बेचते हैं एट अ वेरी चीपर रेट। सो जितनी भी कंपनीज होती है वो उनको स्टोर करके रखती है, एंड इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इनका मैं नाम नहीं ले सकता। सो जो ब्लड डायमंड्स होते हैं ना गाइस, ये इन वॉर को फंड करते हैं, एंड मेरे को लगता है इस केस में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो कहीं ब्लड डायमंड ना बन जाए यूक्रेन के केस में। एंड इससे क्या होएगा कि जो अफ्रीका का केस था उसमें ये हुआ एंड में कि वहाँ पे बस लड़ाइयाँ चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, एंड जो वहाँ के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली उनके जो चिल्ड्रंस हैं, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं, वहाँ पे स्पेशली जो मतलब आम जनता है वो ज़्यादा सफ़र करती है, एंड वहाँ पे जितने भी वॉर लॉर्ड्स हैं वहाँ पे हर तरह की एट्रोसिटीज़ को अंजाम देते हैं इन द नेम ऑफ द ग्रेटर गुड। ऑल्दो उनका जो मकसद है वो वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो कहीं यही जो पिक्चर है वो यूक्रेन की ना बन जाए कुछ साल बाद, एंड जो कि हम सोच रहे हैं कि यूक्रेन में जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए, वो लड़ाई कई सालों तक ना ख़त्म होए एंड लड़ाई चलती रहा करे। सो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? सो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइएगा, इससे मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी नए नए टॉपिक्स को लाने के लिए आपके लिए। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।